क्रोध एवं भय किसका प्रकार है? तो क्रोध एवं भय जो प्रकार है वो हमारा आंसर होगा संवेग की। जो आंसर है वो विकल्प सी है। और बाकी हम अन्य विकल्पों की बात करें तो अन्य विकल्प में विकल्प ए में दिया हुआ है मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति की जो सिद्धांत दिया हुआ है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत वो दिया हुआ है, वो सिद्धांत है मैकडूगल का सिद्धांत, जिसे उन्होंने दिया है, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। और इन्होंने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां हमारी होती हैं वो प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। और हम यहीं विकल्प बी की बात करें अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा की जो बात करने वाले वैज्ञानिक हैं वो दो लोग हैं। पहले हैं जेम्स ड्रेवर एंड दूसरा है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। हम अब्राहम हेराल्ड मैस्लो की बात करें तो मोटिवेशन में इन्होंने बताया है कि हायरार्की ऑफ नीड का जो सिद्धांत है व्यक्ति स्व प्रेरित होता है। और दूसरा उन्होंने बताया जो उनका सिद्धांत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, स्व प्रेरण का। इसमें बताया कि व्यक्ति खुद से ही प्रेरित होकर किसी कार्य को कैसे करता है या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही अब्राहम हेराल्ड मैस्लो का और प्रेरणा का सिद्धांत है। बाकी विकल्प हम डी की बात करें, जो यहाँ पे मिस टाइपिंग सी है, डी की हम बात करते हैं विकल्प जो दिया हुआ है डी में वो दिया हुआ परिकल्पना। तो परिकल्पना की हम बात जब करते हैं तो परिकल्पना किसी अस्थायी विचार से होता है जिसका गुण एवं अवगुण निश्चित नहीं होता है। जीन पियाजे के अनुसार इसका विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होना शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस प्रकार है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो किया है कोहलर ने। जो हमारा विकल्प है, विकल्प हमारा डी सही है। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो अन्य विकल्पों में दिया हुआ है विकल्प ए स्किनर। तो स्किनर की जब हम बात करते हैं तो स्किनर दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक उनका जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और दूसरा जो उनका सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। उन्होंने जिसमें पुरस्कार एवं दंड की बात की है कि अगर किसी कार्य को जारी रखना है तो पुरस्कार देते रहिए तो काम चलता रहेगा, लेकिन अगर वहीं आप जब दंड देना शुरू कर देंगे तो पूरा काम जो कार्य आपका है रुक जाएगा। और हम बात करते हैं विकल्प बी की, तो विकल्प बी में दिया हुआ है थार्नडाइक। अगर हम थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में याद किया जाता है। और इनका जो सीखने का सिद्धांत है वो सिद्धांत जाना जाता है त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत। और बाकी हम विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी में दिया हुआ है पावलोव जो जाने जाते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के लिए। और इन्होंने जो प्रयोग अपना किया था वो प्रयोग इनका था कुत्ते पे। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मनोविज्ञान में जो काफ़ी फेमस है, जिसे हम जानते हैं कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल जो कहलाता है वो कहलाता है अनुकरण। जो हमारा विकल्प ए है अनुकरण आंसर सही है। और हम बात करते हैं अनुकरण की, तो अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत हम किसी न किसी रूप में ग्रहण करते रहते हैं। किसी वस्तु को देख के उसे प्राप्त करना या ग्रहण करना ही अनुकरण कहलाता है, जिसे हम एक्विजिशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे भाषा अनुकरण, व्यवहार अनुकरण आदि चीज़ें आती हैं। और हम बाकी विकल्प बी की बात करें सीखना क्या है, तो सीखना क्या होता है कि जो हमारा सीखना है वो है बी कि व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में होता रहता है वो परिवर्तन ही सीखना है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक ही हो सकता है। और सीखने की बात करते हैं तो अधिगम मनोविज्ञान के जो पिता के रूप में जाने जाते हैं वो एबिंगहॉस जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विस्मृति। जो हमारा विकल्प सी में दिया हुआ, तो स्मृति में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम पहले सीखे रहते हैं, जो चीज़ें हम सुने जाने रहते हैं, उसको हम जब याद नहीं कर पाते हैं, याद करते हैं हमें याद नहीं आती है, तो वो होती है विस्मृति, जिसे भूलने की क्षमता ही हम विस्मृति कह सकते हैं। और हम विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी में दिया हुआ है स्मृति की हम बात करते हैं तो स्मृति में क्या होता है, स्मृति दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म स्मृति, शॉर्ट टर्म स्मृति। जिसे हम पूर्णकालिक स्मृति एवं समकालिक स्मृति कहते हैं, जो कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है 25 से 30 सेकंड के बीच में होती है। और हम बात करते हैं स्मृति की, तो जो स्मृति के जो पिता हैं उन्हें हम जानते हैं एबिंगहॉस को।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उसे हम देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी, विल्हेम वुंट। जो है हमारा आंसर ए डी सही है। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो अन्य विकल्प में दिया हुआ है वाटसन। तो वाटसन को हम जब जानते हैं तो वाटसन जाने जाते हैं व्यवहारवाद के पिता के रूप में, व्यवहारवाद का विकास करने के लिए। और वाटसन का मानना था, जब भी वाटसन का, कि आप हमें नवजात शिशु दे दीजिए जो स्वस्थ हों, मैं उनको चोर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आप जो कहेंगे वो बना सकता हूँ। वंशानुक्रम का कुछ प्रभाव नहीं होता है, जो भी प्रभाव होता है व्यवहार का प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। अक्सर यूपी टेट में इनके इस कोटेशन को कि चोर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर बना सकता हूँ नवजात शिशुओं को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विकल्प बी की। तो सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान में याद किया जाता है उनके मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के लिए, जिसमें उन्होंने बताया है ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है। और हम बात करते हैं विनय की। तो विनय जो जाने जाते हैं वो विनय हैं 1905 में साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण किया। इस परीक्षण की सहायता से मंद बुद्धि बालकों को 3 समूह में बांटा: जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। और हम बात करते हैं विकल्प डी की, तो हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये क्वेश्चन में विकल्प डी है इसका आंसर, रॉस का। ये कथन जो दिया हुआ है वो रॉस ने दिया हुआ है। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें, जो हमारा विकल्प ए है, तो ए है जॉन डीवी। जॉन डीवी को हम जो जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में, वो जानते हैं शिक्षा प्रक्रिया जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इनका एक महत्वपूर्ण कथन है। और ये कथन ही बार बार पूछा गया है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें 3 पोल बताए हैं। पहला पोल शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है जॉन डीवी ने। और हम बात करते हैं गिलफोर्ड का। तो जो गिलफोर्ड हैं, गिलफोर्ड जाने जाते हैं बुद्धि की संरचना सिद्धांत और 120 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। और हम बात करते हैं विकल्प सी एबिंगहॉस की। तो एबिंगहॉस जाने जाते हैं, इनको हम याद कर सकते हैं लर्निंग, कर्म, मेमोरी। जैसे हम लर्निंग से जानते हैं अधिगम मनोविज्ञान के पिता, कर्म से जानते हैं वक्र मनोविज्ञान, जिसमें नतोदर, उन्नतोदर एवं लंबवत जो वक्र होते हैं अधिगम के पठार में, एबिंगहॉस को उसके लिए भी जाना जाता है। और हम मेमोरी की बात करते हैं, स्मृति की जो बात की है वो की है एबिंगहॉस ने ही सबसे पहले। और रॉस की बात करें तो रॉस हमारा आंसर है। और बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन इस प्रकार है। भाटिया बैटरी से किसका मापन किया जाता है। तो भाटिया बैटरी से जो मापन किया जाता है वो विकल्प सी जो दिया हुआ है बुद्धि का, जो आंसर सी सही है। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करें, विकल्प ए की, तो व्यक्तित्व की बात हम जब करते हैं तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी में जो रोल महत्वपूर्ण दिए हैं मनोविश्लेषणवाद के लिए सिगमंड फ्रायड और कार्ल जुंग ने जो दिया हुआ है, और आलपोर्ट और कैनन। और हम बात करते हैं जब कार्ल जुंग की, तो कार्ल जुंग ने बताया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का सिद्धांत। आलपोर्ट की बात करें तो उन्होंने सील गुण दिया हुआ है। और हम कैनन की बात करते हैं तो कैनन ने बताया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो विभाजन किया है वो कैनन ने किया है, या इसका प्रतिपादन कैनन ने किया है, व्यक्तित्व का जो विभाजन ग्रंथियों के आधार पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे अभिप्रेरणा की तरफ, जो हमारा विकल्प बी है। तो अभिप्रेरणा में हम बात करते हैं तो अभिप्रेरणा में जो 2 महत्वपूर्ण नाम आते हैं, पहला नाम आता है जेम्स ड्रेवर का, दूसरा अब्राहम हेराल्ड मैस्लो का। और अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी काम में रुचि जागृत करने के लिए, कार्य को जारी रखने के लिए, कार्य को निरंतर करने या बनाए रखने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। और इसका जो सिद्धांत दिया हुआ है अब्राहम हेराल्ड मास्लो ने, हायरार्की ऑफ नीड बोल सकते हैं उसको, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत जो दिया हुआ है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अभी क्षमता की, जो विकल्प डी है। तो अभी क्षमता जो होता है किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही अभी क्षमता होती है।
और इसमें जो हम जानते हैं जिसे एप्टीट्यूड के नाम से, और एक एटीट्यूड होता है। जो एटीट्यूड होता है वो नकारात्मक होता है और एप्टीट्यूड होता है सकारात्मक होता है, जिसका मतलब होता है अभी क्षमता, और एटीट्यूड का मतलब होता है घमंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। तनाव एवं तूफान या विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? तो ये जो अवस्था संबंधित है, ये अवस्था विकल्प डी इसका आंसर होगा मध्य किशोरा अवस्था से, जो हमारा आंसर सही है, किशोरा अवस्था से। स्टैनले एवं हॉल ने बताया है कि ये जो अवस्था है तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति को अपने पहचान की चिंता होती है, समाज में मेरा क्या स्थान है, कैसे और मुझे समाज बदलना है, ऐसी भावनाएं आती हैं। और हम बाकी विकल्प ए की बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में जो होता है वो शैशवावस्था में होता है कि व्यक्ति अपने सेंस के थ्रू, हाथ पैर या फिर मुंह के थ्रू जो भी चीज़ सीखता है, सेंसर के थ्रू सीखता है, टच फील या देख या सूंघ करके। और इसका जो एक महत्वपूर्ण कोटेशन है वैलेंटाइन का, उन्होंने बताया कि शैशवावस्था आदर्श काल है किसी भी चीज़ को सीखने का। शैशवावस्था को आदर्श काल माना है। और हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था जो बी में दिया हुआ है, बाल्यावस्था है, स्ट्रैंग ने बताया है कि भाषा विकास में बहुत अधिक जो रुचि होती है वो बाल्यावस्था में ही होती है, और जीन पियाजे के अनुसार ये दूसरी अवस्था है। और हम बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था, जो विकल्प सी में दिया हुआ पूर्व किशोरावस्था, तो पूर्व किशोरावस्था में जो होता है मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, उसकी रुचियों में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, और संरचनात्मक कार्यों में रुचि आना शुरू हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। वो इस प्रकार है, बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं रेमंड कैटल, जो हमारा ए आंसर सही है। और अन्य विकल्पों की हम बात करें तो जो कैनन दिया हुआ है, तो कैनन ने जो काम किया है वो व्यक्तित्व के लिए काम किया, और उनको जो सिद्धांत जो दिया हुआ है वो सिद्धांत है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन, जिसका प्रतिपादन इन्होंने किया हुआ है, महत्वपूर्ण है। और हम बात करते हैं जब टर्मन की, जो विकल्प सी में दिया हुआ है, तो टर्मन की जो बात हम करते हैं, तो टर्मन एक कारक बुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक को हम जानते हैं अधिगम मनोविज्ञान के पिता के रूप में, और प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए, और इनका जो प्रयोग है बिल्ली पे था। और इनका जो 3 सिद्धांत है अधिगम का, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कोहलर किससे संबंधित हैं? तो कोहलर संबंधित हैं अधिगम के सिद्धांत के लिए, जो हमारा आंसर डी सही है। हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की, तो अधिगम के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया था कि जो होता है उद्दीपक, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी आता है हमारे दिमाग में एकाएक विचार आता है किसी भी समस्या को हल करने के लिए या कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है, तो हमारा एकाएक जो विचार आता है वही सूझ या अंतर्दृष्टि है। और इसे इन्होंने सिद्ध किया था एक चिंपांजी प्रयोग करके, जिसे भूखा रख करके एक छड़ी रख दी थी 3-4 टुकड़े में, और एक कमरे में बंद कर दिया था, जो केला लटका हुआ था उसे तोड़ के खाने में सफल रहा। तो उन्होंने बताया कि सूझ के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी एकाएक सूझ आती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो सिद्धांत दिया कोहलर ने, अधिगम का सिद्धांत वही सिद्धांत है। बाकी विकल्प ए की हम बात करते हैं, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के लिए, अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य में रुचि बनाने के लिए, कार्य को शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए एवं उसे निरंतर बनाए रखने के लिए जो होता है प्रेरणा जरूरी होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल जेम्स ड्रेवर एंड अब्राहम हैराल्ड मैस्लो का रहा है, जिसे हायरार्की ऑफ नीड में उन्होंने बताया है, और बताया है कि खुद से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति अपना काम कर सकता है। और जो ये सिद्धांत उन्होंने दिया है वो सिद्धांत दिया है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में।
ठीक है दोस्तों, हम विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो विकास के सिद्धांत 3 महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की ने, और दूसरा जो विकास का सिद्धांत दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो सिद्धांत दिया हुआ है जीन पियाजे ने। और तीसरा जो सिद्धांत दिया हुआ है वो सिद्धांत दिया हुआ है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिसे हम जानते हैं जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा अगले विकल्प की तरफ, जो विकल्प सी में दिया हुआ है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत जो दिया हुआ है सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है, आल्पोर्ट ने दिया हुआ है, कार्ल जुंग ने दिया हुआ है, कैनन ने दिया हुआ है, जिससे में महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है जो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया हुआ है। और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है संज्ञानात्मक संप्राप्ति या फिर स्मृति का प्राथमिक स्तर कौन है। तो जो प्रथम स्तर है वो स्तर है ज्ञान का स्तर, जो हमारा ए आंसर सही है। और इसको हम जानते हैं जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो टैक्सोनॉमी दिया हुआ है बीएस ब्लूम ने, और उसमें बताया है कि जो ये संज्ञानात्मक होते हैं उनके चरण होते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, जो 6 चरण बताए हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए सही होगा, प्राथमिक स्तर होता है ज्ञान। और हम बाकी बात करते हैं अवबोध की, तो अवबोध को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉरिसन ने, जो मॉरिसन जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया हुआ है। और उसे हम जानते हैं जो हैं वो इस प्रकार जानते हैं कि उसके जो चरण हैं वो अन्वेषण खोज हैं, दूसरा चरण प्रस्तुतिकरण है, तीसरा चरण आत्मीकरण है, चौथा व्यवस्था है, 5वां वाचन या अभिव्यक्तिकरण है। और हम बात करते हैं अनुप्रयोग की, तो अनुप्रयोग जो होता है वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतनशील स्तर में। और जो इसको दिया हुआ है इस चरण को उनका नाम है मॉरिस पी हंट। और चिंतनशील स्तर का जो सिद्धांत मॉरिस पी हंट ने दिया हुआ है उसमें बताया है कि समस्या समाधान और सृजनात्मक तत्वों का विकास होता है। और बात करते हैं विश्लेषण की, तो विश्लेषण जो होता है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का चौथा चरण होता है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांट के उसका अध्ययन करता है और चिंतनशील स्तर का प्रयोग करके उसका विश्लेषण करके सूचनाओं तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज आज की यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अच्छा न लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन कारण उसका ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव या सुधार करना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।